स्टूडेंट, वेलकम टू शुभम क्लासेस। आज की क्लास आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की क्लास में बेटा आप लोगों का 6 नंबर जो है वो बिल्कुल क्लियर होने वाला है, क्योंकि आज की 22 फरवरी को आप लोगों का हिंदी का पेपर है और एग्जाम में एक एक नंबर जो होता है, एक एक नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और यहाँ तो मैं बात कर रही हूँ आप लोगों के 6 नंबर की, ठीक है। एग्जाम में एक एक नंबर क्या बेटा, आधा नंबर भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ 6 नंबर की। 6 नंबर आज के सेशन में आप लोगों का बिल्कुल ही क्लियर होने वाला है। तो आज की क्लास में सिर्फ 10 से 15 मिनट में आप लोग रस, छंद और अलंकार, ये तीनों टॉपिक जो है वो बहुत अच्छे से क्लियर होंगे, क्योंकि आप लोग बुक पलटते होंगे, कहीं भी देखते होंगे तो आप लोगों को बहुत बड़ा बड़ा परिभाषा, उसके जो एग्जाम्पल होंगे, बहुत बड़े बड़े उदाहरण होते होंगे। बहुत बच्चों को तो उदाहरण जल्दी याद भी नहीं होता है, लेकिन आज की क्लास में आप लोगों को हर एक एक लाइन का, बस 1 या 2 लाइन की परिभाषा और 1 या 2 लाइन का आप लोगों को उदाहरण मिलने वाला है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही इजी है कि आप लोग बिल्कुल आसानी से उसको पढ़ सकते हो, याद कर सकते हो और एग्जाम में उसको लिख भी सकते हो। तो स्टार्ट करें आज का क्लास बेटा। तो सेशन को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करते रहिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे इसका लाभ उठा सके और सभी लोग अच्छे नंबर से पास हो सके। देखिए आपके एग्जाम में बेटा ऐसे क्वेश्चन आएगा, वीर रस अथवा हास्य रस, ठीक है। 2 क्वेश्चन रहेगा, दोनों में से एक क्वेश्चन लिखना रहेगा। जब अथवा बीच में बोल दिया तो मतलब या तो वीर रस करो या तो हास्य रस करो। श्लेष और उत्प्रेक्षा अलंकार, जिसमें से या तो श्लेष अलंकार करो या तो उत्प्रेक्षा अलंकार करो, और क्या है उसका उदाहरण भी देना है कि उदाहरण सहित बताइए। दोहा अथवा सोरठा छंद का मात्रा सहित लक्षण और उदाहरण लिखिए। दोनों में से कोई एक, मतलब 2 नंबर का, ये 2 नंबर का क्या हो जाएगा, रस, 2 नंबर का अलंकार और 2 नंबर का आपका छंद हो जाएगा, ठीक है बेटा। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखिए पहले हास्य रस, ठीक है। हास्य, हास्य मतलब क्या होता है, हंसी। हास्य जैसा नाम से ही सुनने से समझ में आ रहा है, हंसी। तो किसी काव्य या कविता को पढ़कर, देखिए बेटा कितना इजी डेफिनेशन है आप लोगों के लिए, कि किसी कविता या काव्य को पढ़कर, सुनकर या हृदय में व्यक्ति की विकृत मतलब वेशभूषा, रूप, रंग या आकार को देखकर अपने मन में जो हंसी का भाव उत्पन्न होता है, ठीक है, उसे ही हम क्या बोलते हैं, उसे हम हास्य रस बोलते हैं। जैसे शीश पर गंगा हंसे, भुजनी भुजंगा हंसे, हास ही को दंगा भयो नंगा के विवाह में। अब ये एग्जाम्पल इतना इजी है, सिर्फ 2 लाइन का है। अब इसको पढ़ने के बाद आप लोगों के मन में हंसी का भाव आ रहा है ना, आप लोग क्लास देखते देखते जरूर हंस रहे होगे, हंस रहे हो ना, बस बेटा वही हास्य रस है। या हम किसी रास्ते में चलते हैं, किसी बौने आदमी को देख लेते हैं या विकृत वेशभूषा को देख लेते हैं और वहां हमें क्या आने लगती, तुरंत हंसी आने लगती है, तो वो क्या हो गया, वो हास्य रस हो गया। अब बताइए आपको समझ में आया कि नहीं, आ गया होगा ना। इसका एक एग्जाम्पल ये भी आप लोग लिख सकते हो कि विंध्य के वासी उदासी तपोव्रत धारी महामुनि नारी दुखारे, ठीक है, एक लाइन ये भी लिख सकते हो, ठीक है। आगे हम देखते हैं बेटा करुण रस। एक बात और याद रखिएगा आप लोग, मतलब रस के साथ साथ, मतलब जो भी परिभाषा लिखिएगा उसके साथ साथ उदाहरण जरूर लिखिएगा, क्योंकि ये 2 नंबर का है तो 1 नंबर आपको परिभाषा पे मिलने वाला है और 1 नंबर आपको उदाहरण पर मिलने वाला है। इसलिए मैं बहुत छोटा से छोटा यहाँ पे उदाहरण लिखी हूं, ताकि बच्चों को याद करने में इजी रहे। अब हम देखते हैं यहाँ पे करुण रस। करुण रस, जब किसी काव्य या कविता को पढ़कर, सुनकर या आश्रय के मन में बंधु विनाश, बंधु वियोग, द्रव्य विनाश से संबंधित कोई भाव, मतलब नामक स्थायी भाव उत्पन्न होता है, तो वहां पे क्या होता है, वहां पर करुण रस होता है। जैसे कोई भी प्रिय वस्तु होती है या व्यक्ति होता है, उसके दूर जाने से, ठीक है, उसके दूर जाने से हमारे मन में जो शोक का भाव उत्पन्न होता है, वही क्या होता है, वही करुण रस होता है। जैसे मणि खोए भुजंग सी जननी, फनसा पटक रही थी शीश, अंधी आज बना कर मुझको किया न्याय तुमने जगदीश, ठीक है। यहाँ पर जो श्रवण कुमार रहते हैं
ठीक है, वो अपने माँ बाप के मात्र एक सहारा रहते हैं और वहां पर दशरथ जो रहते हैं उनको तीर से मार देते हैं। ठीक है, फिर जब वहां पे जाते हैं, ठीक है, उनकी माँ के पास, तो उस समय वो खूब रो रही थी क्योंकि उनके पुत्र का क्या हो गया था, मृत्यु हो गई थी और वो खूब रो रही थी। एक तो श्रवण कुमार के लिए और एक मणि कौन है, मणि खोए भुजंग से जननी, मतलब जो सांप होता है, ठीक है, वो अपना मणि खो देता है तो उसके लिए वह खूब रोता रहता है। तो यहाँ पर क्या होता है, किसी प्रिय वस्तु के खोने का दुख होता है मन में, तो यहाँ पर क्या हो गया बेटा, यहाँ पर करुण रस हो गया। समझ में आ गया आप लोगों को? क्लास एकदम प्रॉपर वे में आप लोग अटेंड करिए। देखिए 10 से 15 मिनट में आप लोगों को बिल्कुल अच्छे तरीके से आ जाएगा और वो भी ऐसे डेली जो आप लोग कॉमन बात करते हो उस लैंग्वेज में समझ में आएगा, किताबी भाषा बिल्कुल नहीं है। आ जाते हैं शांत रस। नाम से ही हमको समझ में आ रहा है, शांत मतलब एकदम गंभीर शांति से एकदम शांत मुद्रा में हो जाइए, वही है शांत रस। निर्वेद नामक स्थायी भाव जय विभाव अनुभाव और संचारी भाव से पूर्ण हो रस की निष्पत्ति करता है, तो उस रस को क्या कहते हैं, उस रस को कहते हैं शांत रस। 1 नंबर आपको यहां मिल जाना है। फिर माटी कहे कुम्हार से तू क्या रोंदे मोए, एक दिन ऐसा आएगा मैं रो दूंगी तोए। अब इससे इजी एग्जाम्पल कहीं नहीं मिल सकता है आप लोगों को। 1 नंबर आपको यहां से मिल गया। आपको नंबर स्कोर करना है बेटा, नंबर को गंवाना नहीं है, नंबर क्या करना है, स्कोर करना है, एक एक नंबर स्कोर करना है। आइए वीर रस। वीर रस क्या होता है, अगर मैं अभी कहूं मारो बगल वाले को 2 थप्पड़, आपके मन में आ जाएगा 2 नहीं मैं 4 मार के आऊंगा, मन में आएगा ना वीरता का भाव। जहां पर वीरता का भाव आ जाए वहां पे क्या हो जाएगा, वहां पर वीर रस हो जाएगा। जब विभाव अनुभाव तथा संचारी भाव का संयोग होता है तो उत्साह नामक स्थायी भाव से वीर रस की उत्पत्ति होती है। ठीक है, हमारे मन में हर्ष आता है, जैसे अगर कोई आप पेपर देने जाने वाले हो ना 22 तारीख को हिंदी का, मैं बोल रही हूँ आप लोग बहुत अच्छा पेपर करके आओगे, बहुत ही अच्छा। आप लोगों के मन में एक कॉन्फिडेंस आया कि नहीं मैं बहुत अच्छा पेपर करके आऊंगा, वहां पे क्या हुआ, वीरता का भाव आ रहा है, एक कॉन्फिडेंस लेवल आपका हाई हो रहा है, वहां पर क्या हो रहा है, वहां पर वीर रस की उत्पत्ति हो रही है। बुंदेले हर बोलो के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। ये एक इससे इजी एग्जाम्पल बेटा आपको कहीं नहीं मिलने वाला है। ठीक है, तो ये वेरी वेरी सिंपल और एकदम इजी एग्जाम्पल है, आप लोग इसको याद कर डालिएगा। वीर रस का क्या है, ये वीर रस का एग्जाम्पल है, उदाहरण है। ठीक है, बुंदेले हर बोलो के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। ये तो आप लोगों को बिल्कुल याद हो जाएगा, चुटकियों में याद हो जाएगा, बस चुटकी बजाते रहिए और याद करते रहिए। आ जाइए श्रृंगार रस। श्रृंगार रस, जब विभाव अनुभाव तथा संचारी भाव का संयोग होता है तो रति क्या होता है, रति नामक स्थायी भाव से श्रृंगार रस की उत्पत्ति होती है। ठीक है, रति नामक स्थायी भाव से किसकी उत्पत्ति होती है बेटा, श्रृंगार रस की उत्पत्ति होती है। देखिए इसका, कहत नटत सजत खीजत मिलत खिलत लजियात, भरे भौन में करत नैनहु सी ही सो बात। यहाँ पर कृष्ण जी और राधा जी जो थे वो भरे, ठीक है, भरे महल में आंखों से आंखों में ही बात कर डालते हैं। ठीक है, तो उसको बोलते हैं श्रृंगार रस। आगे आ जाते हैं हम, यहां तक तो आपका रस हो गया बेटा। अब यहां से है अलंकार। ठीक है, यहां से आप लोग को अलंकार पढ़ना है। अलंकार 2 तरीके के होते हैं, 2 प्रकार के अलंकार होते हैं, सबको पता है, शब्दालंकार और अर्थालंकार। ठीक है, शब्दों के माध्यम से जो शब्द शोभा बढ़ा दे उसको बोलते हैं शब्दालंकार, और अर्थों के माध्यम से जो शोभा बढ़ा दे उसको बोलते हैं अर्थालंकार। तो यहाँ पर है संदेह अलंकार। जैसा नाम से आपको समझ में आता होगा, संदेह, ठीक है, किसी चीज का संदेह होना, कि जब उपमेय और उपमान में, ठीक है, जब उपमेय और उपमान में समानता देखकर यह निश्चित नहीं हो पाता कि उपमान वास्तव में उपमेय है या नहीं। मतलब हम चीजों को देखते जरूर है लेकिन हम वहां पे डिफरेंट नहीं कर पाते हैं कि ये क्या है। वहां पर क्या होता है बेटा,
संदेह अलंकार होता है, जहां पर किसी व्यक्ति या वस्तु को देखकर संशय बना रहे, ठीक है, वहां संदेह अलंकार होता है। आप लोग चाहो तो ये पूरा लिख लो, नहीं चाहो तो अगर आप लोग को नहीं लर्न होता है तो भी मैं बता देती हूं कि नहीं लर्न हो रहा है तो आप सिर्फ यहां से यहां तक की लाइन लिख डालिए, उसके साथ ये एग्जाम्पल आपको 2 नंबर कहीं नहीं गया है, 2 नंबर आपका कहीं भी नहीं गया है। क्या है? जहां पर किसी व्यक्ति या वस्तु को देखकर संशय बना रहता है, मन में आशंका बनी रहती है, वहां पर क्या हो जाता है? वहां पर संदेह अलंकार हो जाता है। सारी विच नारी है कि नारी विच सारी है, सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है। अब यहाँ पर कंफ्यूजन है कि साड़ी नारी में है कि नारी साड़ी में है, पूरी साड़ी जो है वो नारी है कि पूरी नारी ही साड़ी है, ठीक है। यहाँ पर हम अंतर नहीं कर पा रहे हैं, यहाँ पर हमारे मन में संदेह बना हुआ है। ये वेरी सिंपल आपका एग्जाम्पल है, इससे इजी एग्जाम्पल आपको कहीं नहीं मिलने वाला है। आप लोग इसको पढ़े भी होंगे, सुने भी होंगे, आप लोग अक्सर ये सारी चीजें उसमें सुनते हो, किसमें? पहेलियों में, ठीक है, ये पहेलियों में सुनते हो, ठीक है। तो बस वही पहेली यहाँ पे आपको लिख देनी है। सारी विच नारी है कि नारी विच सारी है, सारी ही की नारी है कि नारी की ही सारी है। वेरी सिंपल, 2 बार पढ़िए, आपके माइंड में बिल्कुल फिट हो जाएगा। या 2 बार तो मैं ही बोल दी, अगर अच्छे से क्लास अटेंड कर रहे होगे तभी अभी ही लर्न हो गया होगा, ठीक है बेटा। आगे चलते हैं, उपमा अलंकार। उपमा अलंकार, यहां किसी वस्तु या व्यक्ति की, ठीक है, किसी व्यक्ति या वस्तु की किसी अन्य वस्तु या व्यक्ति के समान गुण धर्म के आधार पर क्या की जाती? तुलना की जाती है या समानता की जाती है, उसको क्या कहते हैं? उपमा अलंकार। एक लाइन का इसका आपका क्या है? एग्जाम्पल है, यहीं कहीं पर बिखर गई वो भग्न विजय माला सी, ठीक है बेटा। ये तो ये परिभाषा के साथ इसका क्या था? इसका एग्जाम्पल था, ठीक है। आगे चलते हैं, रूपक अलंकार, जहां उपमेय में उपमान का भेद रहित, यहां पर क्या होता है? भेद रहित आरोप होता है, ठीक है, अर्थात उपमेय और उपमान में अभिन्नता प्रकट की जाती है, वहां पर क्या होता है? वहां पर रूपक अलंकार होता है। जैसे चरण कमल बंदो हरिराई, ठीक है, क्या है? चरण कमल बंदो हरिराई। अब बताइए, इससे छोटा एग्जाम्पल आप क्या लिखोगे? इससे छोटा एग्जाम्पल आप क्या लिखोगे? कुछ भी नहीं। 1 नंबर पाना है तो आधे लाइन का एग्जाम्पल लिख दीजिए, पूरा 1 नंबर लेके आइए। 1 नंबर एग्जाम्पल पे, 1 नंबर डेफिनेशन पे। आगे चलते हैं हम लोग, उत्प्रेक्षा अलंकार, जहां उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहां उत्प्रेक्षा होता है, ठीक है। मनु मानो जनु जानो, मनु मानो जनु जानो, मनहु जनहु आदि इसके वाचक शब्द हैं। एक लाइन ये भी बढ़ा दो, मनु मानो जनु जानो, ठीक है, मनहु जनहु ये क्या है? उत्प्रेक्षा अलंकार है। जैसे सोहत ओढ़े पीठ पर श्याम सलोने गात, मनहु नील मणिशैल पर आतप परयो प्रकाश। अब यहां देखिए आ रहा है ना परयो, ठीक है, शैल मनहु, मनहु आ रहा है ना, तो इसका मतलब ये उत्प्रेक्षा अलंकार हो गया। अब फटाफट आप लोग बताते रहिए बेटा कि क्लास में जितने भी डेफिनेशन है आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है कि नहीं। आई होप सबको समझ में आ रहा होगा, बहुत अच्छे तरीके से आ रहा होगा, क्योंकि मैं आप लोगों का ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करने वाली हूँ, क्योंकि आप लोगों के पास 22 तारीख को पेपर है और आप लोगों के पास टाइम क्या है? बहुत ही लिमिट है, बहुत सारी चीजों को पढ़ना है, सिलेबस बहुत ब्रॉड है, ठीक है, बहुत ब्रॉड है। थोड़े थोड़े समय में सारी चीजों को पढ़ना है, तो सिर्फ 10 या 15 मिनट में आपका लूंगी, पूरी 3 टॉपिक आपके यहाँ पे क्लियर होने वाले हैं, 3 के साथ 6 नंबर भी, ठीक है बच्चा। अब यहाँ पर आ जाते हैं अनुप्रास अलंकार, जहां पर किसी व्यंजन वर्ण की, कहां पर? जहां पर किसी व्यंजन वर्ण की आवृत्ति होती है, बार बार आवृत्ति होती है, वहां पर कौन सा अलंकार होता है? वहां पर अनुप्रास अलंकार। जैसे तरनी तनुजा तट तमाल तरुअर, ये देखिए त त त त त बार बार आ रहा है, बार बार आ रहा है बेटा। अब देखिए कोमल कलाप कोकिल कमनीय कुकती, ये देखिए बार बार क आ रहा है ना, इसका मतलब ये अनुप्रास अलंकार। रघुपति राघव राजा राम, अब बताइए इससे इजी एग्जांपल आप लोग क्या लोगे भाई? रघुपति राघव राजा राम। अब यहाँ पे देखिए र बार में आ रहा है ना, व्यंजन वर्ण जो है वो बार बार आ रहा है,
इसका मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका मतलब यहाँ पर अनुप्रास अलंकार हो जाना है। ठीक है, समझ में आ रहा है? आगे बढ़ते हैं। यमक अलंकार, जब एक ही शब्द एक से दो या दो से अधिक बार आते हैं तो वहां पर क्या हो जाता है, यमक अलंकार हो जाता है, और उसका अर्थ क्या होता है, सभी जगह अलग अलग हो जाता है। ये देखिए पहला एग्जाम्पल है और ये दूसरा एग्जाम्पल है। ठीक है, आप लोग थोड़ा कंफ्यूज मत होना बेटा, ये भी पहला, दूसरा और ये तीसरा, आपको जो इजी लगे इसमें से कोई भी एग्जाम्पल उठा के लिख दीजिए। आगे चलते हैं। कनक कनकते 100 गुनी, मादकता अधिकाय, या वा खाए बौराए जग, या पाए बौराए। एक कनक का अर्थ क्या है, एक कनक का अर्थ धतूरा है, एक कनक का अर्थ सोना है। बहुत ढेर सारा सोना भी पा जाता है व्यक्ति तो पागल हो जाता है, धतूरा खा लेगा तो भी पागल हो जाएगा। ठीक है, कनक कनकते 100 गुनी, मादकता अधिकाय, वा खाए बौराए जग, वा पाए बौराए। ठीक है, दोनों ही स्थितियों में दोनों ही कनक ज्यादा बार आए हैं ना, एक से ज्यादा बार आया, और दोनों का ही अर्थ क्या है, अलग अलग है। एक का धतूरा है और एक का अर्थ सोना है। काली घटा का घमंड घटा, काली घटा का घमंड घटा, एक है बादल के लिए है और एक है अहंकार के लिए कि उसका अहंकार जो है वो घट गया है। तो काली घटा का घमंड घटा, ये देखिए घटा यहाँ पे आया, घटा यहाँ पर भी आया, लेकिन दोनों का जो है मीनिंग अलग अलग है। आगे आ जाते हैं श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार, जहां पर कोई एक शब्द एक से एक ही बार आए, जहां पर कोई शब्द एक ही बार आए किंतु उसका अर्थ क्या हो, अलग अलग हो। ठीक है, यमक में हमने पढ़ा एक शब्द दो या दो से अधिक बार आते हैं और उसके अर्थ भी बदल जाते हैं, वहां पर क्या होगा बेटा, वहां पर यमक अलंकार होगा। श्लेष में क्या होता है, एक ही शब्द जो है वो अलग अलग आते हैं लेकिन उसकी मीनिंग क्या होती है, उसकी जो मतलब अर्थ है वो हर जगह बदल जाता है। जैसे रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष शून। मतलब एक पानी का अर्थ मोती के पक्ष में है। ठीक है, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। देखिए 3 बार पानी आया है लेकिन तीनों पानी का मीनिंग अलग अलग है। एक पानी किसके लिए है, मोती के लिए है। एक पानी जैसे आदमी की जो इज्जत होती है, इंसान की जो इज्जत को भी नहीं कहते मेरा इज्जत पानी में मिला दिया, जैसे पानी में मिला दिया तो वहां इज्जत से, मर्यादा से लिया गया। ठीक है, और 3 जगह पानी का अर्थ अलग अलग है। ठीक है बेटा, तो ये भी आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम आ जाते हैं भ्रांति मान अलंकार। ठीक है, जहां समानता के कारण भ्रमवश उपमेय में उपमान का निश्चयात्मक ज्ञान हो रहा है वहां पर क्या है, वो भ्रांतिमान अलंकार है। जहां समानता के कारण क्या हो रहा है, समानता के कारण भ्रमवश, मतलब हम भ्रमवश मतलब वहां पे भ्रम कर लिए, मतलब हमें भ्रमवश किसी वस्तु को कोई और वस्तु समझ लिए। जैसे ओस बिंदु चूग रही हंसिनी, ये हंसिनी बच्चा, ओस बिंदु चुग रही हंसिनी मोती उनको जान, मतलब जो ओस की बूंदे अधरों पर पे मडराते केसों पर मुग्ध पपीहा। ठीक है, ये है जैसे ओस की जो बूंदे हैं, ठीक है, ओस की जो बूंदे हैं उनको क्या कर रही है, जो हंसिनी है, ठीक है, ओस की बूंदे गिरी हुई हैं घास पे और उनको जो हंसिनी है उनको मोती समझ के चुग रही है। मतलब वहां क्या है, वो उसने ओस को क्या समझ लिया, ओस को मोती समझ लिया। और कैसे, भ्रमवश, मतलब वो भ्रमवश ओस को मोती समझ लिया है। तो वहां पर क्या हो जाएगा बेटा, वहां पर भ्रांतिमान अलंकार हो जाएगा। ठीक है, आगे आइए। अब यहां से आ जाते हैं हम छंद। ठीक है, यहां से छंद है। ठीक है, यहां से छंद पढ़ना है। चलिए, यहां से छंद है बच्चा। पहले है दोहा छंद। ठीक है, दोहा में यह अर्ध सम मात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। इसके सम चरणों में मतलब दूसरा और चौथा, ठीक है, दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्राएं होती हैं।
विषम चरणों में कितनी होती है? 13 मात्राएं। जैसे ये 1 2 3 और ये 4 चरण हो गए। इसमें क्या कह रहा है? दूसरा और चौथा, मतलब ये, ठीक है, दूसरे और चौथे चरण में कितनी कितनी मात्राएं होती हैं? 11 मात्राएं होती हैं। और पहले और तीसरे, मतलब ये पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं होती हैं। ठीक है, यहां पर क्या हो गया? ये दोहा छंद हो गया। बेटा मात्रा लगाना, जैसे अ है, ठीक है, अ है, छोटी ई है, छोटा ऊ है और ऋषि है। ठीक है, यहां पे जो मात्रा लगती है वहां पर एक मात्रा लगती है। ठीक है, अब जैसे मैं आ, ठीक है, ऊ, ए, ठीक है, ए, ओ और औ। ठीक है, यहां पे कितनी मात्रा लगती है बेटा? यहां पर 2 मात्राएं, ये जो लगता है। ठीक है, एक गुरु होता है और ये लघु होता है, इसको लघु बोलते हैं। और ये जो बड़ा होता है ना, ऐसे जो एस की तरह बना हुआ होता है ना, ऐसे, इसको बोलते हैं गुरु और इसको बोलते हैं लघु। ठीक है, तो ऐसे मात्राएं लगती है। जैसे यहाँ पे है ना का पे कितनी मात्राएं लगनी चाहिए? 2। ठीक है, यहां पर 1, यहां पर 1, यहां 2, यहां, एक मिनट, यहां पर देखिए बड़ी की मात्रा है ना, बड़ी की मात्रा रहेगी तो यहां पे 2 लगेगा, यहां ए की मात्रा है इसलिए यहां 2 लगेगा, यहां 2 लगेगा, यहां 1 लगेगा और यहां 2 लगेगा। ठीक है, हो गया ना? 2 4 6 8 10। ठीक है, क्या कह रहा है? पहले, ठीक है, पहले और तीसरे, ये पहला चरण हो गया और ये तीसरा चरण हो गया। क्या कह रहा है? पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं होनी चाहिए। ये काउंट करिए। यहां पर देखिए आ की मात्रा रहेगी तो 2 मात्रा लगाएंगे। ठीक है, आ की मात्रा है तो यहां पे गुरु रहेगा। ठीक है, तो हम ये काउंट कर लेते हैं। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 मात्राएं हो गई। ऐसे ही इसमें भी लग जाएगा। ठीक है बेटा, तो जहां पर आ की मात्रा, ये देख लीजिए, मात्रा आप लोग लगा के प्रैक्टिस करिएगा। मैं इतना ये एग्जाम्पल के लिए मैं बता दी हूं। ठीक है, ये भी मैं बता दी कि जहां पर, ये देखिए, जहां पर अ ई उ ऋषि, यहां पर एक एक मात्राएं लगेंगी। जैसे ये देखिए, जैसे समय, ठीक है, समय पर 1 1 1। अब जैसे पाए, यहां पे क्या लगेगा? यहां 2 मात्रा रहेगी, यहां पर 1 मात्रा रहेगी। ठीक है बच्चा, तो जहां पर आ है, बड़ा ऊ है, ए है, ऐ है, ओ है, औ है, वहां पर क्या लगेगा? वहां पर 2 मात्राएं लगेंगी। ये क्लियर हो गया बेटा? आगे बढ़ते हैं। अब रोला पढ़ लेते हैं। यह 4 पंक्तियों वाला एक सममात्रिक छंद है। यह 4 पंक्तियों वाला क्या है? सममात्रिक छंद है। इसमें 8 चरण होते हैं। अच्छा, 8 चरण, 4 पंक्तियों वाले होते हैं, 4 पंक्तियां होती हैं। ठीक है, 8 चरण मतलब 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है, ऐसे आप लोग ये कंफ्यूजन मत हो जाए, 4 चरण होते हैं। ठीक है, ये 4 इसकी पंक्तियां होती हैं और 8 चरण होते हैं। इसके प्रत्येक चरण में 11 और 13 के विराम, मतलब से 24 मात्राएं होती हैं। मतलब हर पंक्तियों में क्या होती है? 24 मात्राएं होती है। बेटा यहाँ पे मात्रा दिया हुआ है, जीती जाती हुई। देखिए जीती, मैंने अभी वहां पर बताया ना कि आ, ठीक है, आ, बड़ा ऊ, ए, ओ और औ। यहां क्या होगा बच्चा? फटाफट कमेंट बॉक्स में बताते रहिए। यहां पर 2 मात्रा लगेगी और यहां पे छोटा ऊ, छोटी ई। ठीक है, यहां पे बेटा ई भी होगा ना, ये थोड़ा सा बड़ी ई, ठीक है, बड़ा ऊ, ए ओ और अ। यहाँ पे अ, छोटा अ, ठीक है, छोटी ई, छोटा ऊ और ऋषि। ठीक है बेटा, यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पर 1 मात्रा लगेगी। वैसे ही यहाँ पर भी है, यहाँ पर आप लोग ऐड कर लीजिएगा ई। ठीक है, बड़ी ई।
सही है बेटा, ऐसे ये समझ लीजिए मात्रा आप लोग यहां से देख लीजिएगा। पूरा एग्जाम्पल बहुत छोटा सा एग्जाम्पल है। आगे आ जाते हैं सोरठा छंद। सोरठा अर्ध सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं और इसके प्रथम और द्वितीय चरण में कितनी मात्राएं होती है? 11 मात्राएं होती हैं। द्वितीय एवं चतुर्थ चरण में कितने होते हैं? 13 मात्राएं होती हैं। पहले और तीसरे चरण के अंत में गुरु लघु आते हैं। क्या? पहले और तीसरे चरण में, मतलब ये पहला है, ये दूसरा चरण है, ये तीसरा है और ये चौथा है। क्या कह रहा है? पहले और तीसरे चरण में गुरु और लघु आते हैं। मतलब पहले ये चरण है इसमें और ये देखिए गुरु और लघु आते हैं। तो क्या है? जही सुमेरन सीधी होई गणनायक कविवर बदन, करहु अनुग्रह सोई बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। ये भी एग्जाम्पल आप लोग याद कर लीजिएगा, 1 से 2 बार में पढ़ लेंगे, आ जाएगा। मात्रा लगाना मैं आप लोग को सिखा दी हूं कि ऐसे ही मात्रा लगाना है कि जहां पे बड़े मात्रा जैसे बड़ा ऊ आ, ठीक है, ये सारी चीजें रहेंगी तो वहां पे गुरु लगेगा। गुरु का मतलब ये 2 मात्राएं, और जहां पे अ, छोटी ई, छोटा ऊ, ऋषि रहेगा वहां पे क्या लगेगा बेटा? वहां पे लघु लगेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल आप लोग जरूर लिखिएगा बेटा, एग्जाम्पल पे 1 नंबर है। ठीक है, एग्जाम्पल पे 1 नंबर है, जरूर लिखिएगा। चौपाई छंद, 4 चरण वाले इस सममात्रिक छंद की प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। चरण के अंत में जगण अथवा तगड़ नहीं होता है। इसमें जगण और तगड़ नहीं होता है। प्रथम तथा द्वितीय चरणों में तुक समान होता है, प्रथम और द्वितीय। ठीक है, 1, 2, 3 और 4। क्या कह रहा है? प्रथम और द्वितीय चरण में तुक समान होता है। तुक का मतलब जान रहे हो? शिशु सब राम प्रेम बस जाने, प्रीति समेत निकेत बखाने। देखिए यहां पर तुक आ रहा है ने और ने, जहां पर ने और ने आ गया वहां पर क्या हो गया? वहां पर चौपाई छंद हो गया। मतलब तुक उसका क्या आ रहा है? समान आ रहा है। अब जैसे मैं देखूं ये भी, निज निज रुचि सब ले ही बोलाई, सहित स्नेह राम दो भाई। ये देखिए है ना, तुक समान आ रहा है, इसका मतलब है चौपाई छंद है। ठीक है, समझ में आया बच्चा? आगे बढ़ते हैं। कुंडलियां की परिभाषा, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये भी आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यह विषम मात्रिक एवं संयुक्त छंद है। यह विषम मात्रिक है और संयुक्त छंद है। इस छंद का निर्माण दोहा और रोला के संयोग से होता है। इसमें क्या होता है? रोला और दोहा के संयोग से ये इसका निर्माण होता है। इसमें 6 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं बेटा? इसमें 6 चरण होते हैं। आरंभ में दोहा और पश्चात में 2 छंद रोला के होते हैं। इसके प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? इसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। देखते हैं इसका एग्जाम्पल। सावन बरसा जोर से प्रमुदित हुआ किसान, लगा रोपने खेत में आशाओं के धान। आशाओं के धान, मधुर स्वर कोयल बोले, लिए प्रेम संदेश मेघ सौवन के डोले। ठकुरेला कविराय लगा सबको मन भावन, मेने से भरे उमंग झूमता गाता सावन। यहां पर देखिए क्या कहा है कि यहां पर 6 पंक्तियां होती हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, 6 पंक्तियां होती हैं। 2, 3, 4, ये 5 और ये 6। ठीक है, 6 पंक्तियां होती हैं और ये रोला और किसके? दोहा के संयोग से बनता है। रोला और दोहा के संयोग से बनता है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? इसीलिए ये विषम मात्रिक छंद है। ठीक है, इसलिए ये क्या है? विषम मात्रिक और संयुक्त छंद भी है कि 2 रोला और दोहा के संयोग से बन रहा है, इसीलिए ये संयुक्त छंद है। ठीक है, इसीलिए इसको विषम मात्रिक छंद भी कहते हैं। ठीक है बेटा, तो यहां पर समझ में आ गया। ये 6 पंक्तियां हैं, बहुत ही इजी है एग्जाम्पल। आपको मात्रा लगाना मैंने आपको बता दिया कि मात्रा कैसे लगानी है। हर जगह आप लोग मात्रा को देख सकते हो।
ठीक है, जैसे यहाँ देखिए सावन है ना, सावन में देखिए सा है इसलिए 2 लगा है, व अ से रिलेटेड है इसलिए यहाँ पे कोई मात्रा नहीं है, यहाँ पे एक एक लगा। बस आप लोग मात्रा लगाना आपको मैं सिखा दी हूँ, बता भी दी हूँ, आप लोग एग्जाम्पल को पढ़ लीजिएगा। एग्जाम्पल बिल्कुल ईजी है, इससे ईजी एग्जाम्पल आपको कहीं नहीं मिलने वाला है, क्योंकि 6 पंक्तियां है बेटा, तो 6 जब लाइन है तो थोड़ा सा तो बड़ा होगा, कुंडलियां का एग्जाम्पल थोड़ा सा बड़ा होगा। ठीक है, तो आई होप आज की क्लास आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। जितने भी आपके डाउट है रस छंद अलंकार से वो बिल्कुल क्लियर हो गया होगा बेटा, क्योंकि मैं किताबी भाषा को इसमें ऐड नहीं की हूँ, कॉमन लैंग्वेज की भाषा को, कि कॉमन जो आप लोग बोलते हो, और एग्जाम्पल भी वही है जो कॉमन आप लोग डेली लाइफ में इधर उधर बोलते होगे, पहेलियों के माध्यम से सुने होगे, चुटकुलों के माध्यम से सुने होगे, बस वही एग्जाम्पल उदाहरण आपको यहाँ पर दे देना है। तो आई होप आज की क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी, और आप इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करिए ताकि सभी लोग इसका ज्यादा से ज्यादा लाभ उठा सके बेटा, क्योंकि एग्जाम आपका बहुत करीब है। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।